हम लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर जो है ना वो चल रहा है। अच्छा, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कल एक बच्चे ने बात की थी। ये चैप्टर सिंध बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर आपको इसके जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिखे मिलेंगे। बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उसके अंदर आपको यही सेम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से मिल रहा होगा। आप किसी भी बोर्ड की किताब उठाओगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा। ठीक है। हमने कल की क्लास में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू किया था, एंड दैट इंटरेस्टिंग टॉपिक वाज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। हमने ये देखा था कि जनाब, जब कभी भी हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ, डायनामिक चार्ज यानी कि मूव करता हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, तो इसके ऊपर मेरे बच्चे एक फोर्स एक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सही हो गया। ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। फिर हमने ये देखा था कि जनाब ये फोर्स जीरो कब कब होती है, तो हमें ये बात समझ में आई और पता चली कि अगर चार्ज पार्टिकल जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगी, अगर स्पीड जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो हो जाएगी, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो भी फोर्स जीरो हो जाएगी, और अगर साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा तब भी अल्टीमेटली फोर्स ने क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। ये सारी बात हमने की थी। फिर हमने ये देखा था मेरे बच्चे कि हमारे पास ना फोर्स मैक्सिमम कब कब होती है, तो हमें पता चला कि जब थीटा 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? थीटा 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस के अंदर हमने ये बात करी थी कि हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी द मैक्सिमम फोर्स, और वो जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो किसके बराबर आएगी, क्यू वी बी के बराबर आ रही होगी। पढ़ लिया था हमने ये बात। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, पहले तो मुझे चैट में ये बता दो कि क्या सब लोगों ने जितना मैंने कल पढ़ाया था उसको एक बार गो थ्रू किया था या नहीं किया था? बोलो। जी मेरा बेटा, अल्फा पार्टिकल के क्वेश्चन बिल्कुल कराने मुझे याद है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल और एक और भी चीज थी ना। किया था, किया था, किया था, किया था। भाई जितने लोगों ने नहीं किया था आप लोग भी अपने अपने हाल पे रहम करो और होमवर्क करके आया करो। ठीक है। चलो। ड्यूटेरॉन था। सोडियम का न्यूक्लियस था, ड्यूटेरॉन था। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सब मुझे क्लास के आखिर में याद दिला देना, बेसिक मैथ्स का और ये ड्यूटेरॉन का सब करा दूंगा। ठीक है। टेंशन नहीं लो। चलो। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। अब देखो बच्चे, अब फिर हमने साथ ही साथ कल की क्लास में ना राइट हैंड ग्रिप रूल भी देखा था। राइट हैंड ग्रिप रूल की मदद से हम क्या कर रहे थे, करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका डायरेक्शन निकाल रहे थे। वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी, बात देख ली, समझ ली। अब देखो, फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी और यहीं से हमारा आज के क्लास शुरू होता है। मैंने बताया था यार, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, जो मैग्नेटिक नेचर की फोर्स है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय क्यू इंटू वी क्रॉस बी। छपाई वपाई मारना छोड़ के सिर्फ सुनते जाओ मेरी बात, रिकॉर्डिंग मिलेगी, तसल्ली से देखना, नोट्स बना। मैंने कहा था ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, इस फोर्स का काम क्या था? ये डेविएटिंग फोर्स थी या ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स थी? कैसी फोर्स थी ये? डिफ्लेक्टिंग फोर्स थी या डेविएटिंग फोर्स थी? अच्छा सर, डिफ्लेक्टिंग फोर्स क्या होती है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स का मायना होता है जो डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी कि आपके पास चार्ज मान लीजिए किसी एक डायरेक्शन में जा रहा था, और ये क्या करता है, उसका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है। अच्छा सर, अब इसकी हमें कोई मिसाल दें ताकि हमें समझ में आए। चलो इसकी ना कुछ मिसालें समझते हैं, क्योंकि फिर हमने इसी की बेस पे आगे चलना है। ठीक है। हम मिसाल के तौर पे सबसे आसान मिसाल कौन सी हो जाएगी? सबसे आसान मिसाल ये वाली लेते हैं सबसे पहले। मान लो मेरा बेटा, यहां पर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है। सर ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है जो आप एक्स 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 बनाए जा रहे हैं या क्रॉस क्रॉस बना रहे हैं? मेरे बच्चे, जब भी कभी आपको ऐसे क्रॉस 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 बना हुआ नजर आए ना, तो इसका मतलब होता है इनटू द प्लेन। क्या मतलब होता है भाई मेरे? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन का मतलब है आपकी स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। यानी कि आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि स्क्रीन के बाहर कोई नॉर्थ पोल है और स्क्रीन से पीछे कोई साउथ पोल है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां जाती हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी कि नॉर्थ पोल से लाइंस निकली, स्क्रीन को चीरती हुई, पेनिट्रेट करती हुई, पास करती हुई, कहां जा रही है? स्क्रीन के पीछे साउथ पोल की तरफ जा रही है। यानी कि ये मेरा बेटा हमारे पास क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सही। अब यहां पे मेरे बच्चे क्या होता है, हमारे पास चार्ज एक दाखिल होता है। सही। अब देखो, सारे के सारे जो आपके कह लो कि इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे हैं। क्या क्या इंग्रेडिएंट था?
एक चार्ज मूव करता हुआ अगर किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा वाली। तो देखो वही तो हो रहा है यहाँ पे, चार्ज मूव करता हुआ आ रहा है विद सम वेलोसिटी v, और कहाँ पे आ रहा है चेक करो, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसके अंदर जो है ना वो आपने क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके आपको इसका जो डायरेक्शन है ना वो समझा रहा हूं, आपने किस तरह से राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद आपने ये सारे काम करने हैं, तो अच्छे से सुनते चले जाना और देखते चले जाना। देखो भैया, आपको यकीनन मैं नजर आ रहा हूँ, सही है, आ रहा हूँ नजर। अब देखो गौर से सुनो। अब देखो बच्चे, ये जो आपका सीधा हाथ है ना, आपने काम करना है सीधे हाथ से। काम किससे करना है? सीधे हाथ से। आपके सीधे हाथ को आपने ऐसे रखना है, ये देख रहे हो ऐसे। सीधे हाथ की ये जो शक्ल है ना, ये किसी भी हालत में तब्दील नहीं होगी। सीधे हाथ की ये शक्ल ऐसी ही रहेगी। यानी कि ये अंगूठा और ये जो फिंगर्स है इनके दरमियान में यहाँ एंगल देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। किसी ने अंगूठा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कोई लूला लंगड़ा काम नहीं करना, काम पूरा करना है, ऐसे रखना है हाथ। ठीक है, कोई ऐसे कोई यूं कोई यूं ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसे रखना है हाथ को। ये फिंगर्स जुड़ी हुई हैं और ये हाथ ऐसे रखना है। ठीक हो गया। अब ये जो फिंगर्स है ना इसको आपने रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहां रखना है फिंगर्स को? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है। अब आप जरा अपने पास सवाल को देखो। सवाल में आपको स्क्रीन पे मैं भी नजर आ रहा हूं, और मैं अगर आपको एक नजर के लिए सवाल भी दिखा दूं, ये देखो सवाल, ये देखो, एक नजर के लिए आप सवाल को देखो। और मैं 3 तक गिनती गिन रहा हूं, इस सवाल को अपनी इस डायग्राम को अपनी कहीं रफ कॉपी में ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये क्रॉस 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 जो बनाया हुआ है और जो चार्ज एंटर हो रहा है इसको। ठीक है, 1, 2, 2.5, 2.75, 3, सही हो गया। चलो अब देखो इधर गौर से। अब देखो जो आपने बनाया है ना वो इस तरह से बनाया है कि आपके सामने कोई सफा होगा यकीनन, उस सफे पे ऐसे क्रॉस 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 आ रहा है, चार्ज ऐसे इंटर कर रहा है। ठीक है, उस सफे पे क्रॉस का मतलब क्या है? ये मान लो ये मेरे सामने सफा है, सही। यानी कि अगर आप देखते हो, अगर मैं आपकी तरफ से देखूं ना, मैं यहीं से देख लेता हूं, चलो ये देखो, ये सफा है, ऐसे ऐसे सफा है, ऐसे इस पे क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है और चार्ज यहां से इंटर हो रहा है। अब करना क्या है? ये आपका हाथ है, फिंगर्स को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स को कहां रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये स्क्रीन है, ये मैंने फिंगर को रख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गौर से देखो, फिंगर्स आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? स्क्रीन के अंदर जा रही है। समझ आ गई? यानी कि अगर आपके सामने ऐसे स्क्रीन है तो आपकी फिंगर ऐसे जा रही होंगी। समझ आ गई? ऐसे फिंगर्स आर मूविंग इनटू द स्क्रीन, यानी कि इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करना है? गौर से सुनना। आपने हाथ को घुमाना है रिस्ट से, ये इस पॉइंट से हाथ को घुमाना है आपने। अंगूठे को नहीं बोला मैंने घुमाने के लिए, सही है, ये अंगूठे को ऐसे ऐसे नहीं करना। मैंने अंगूठे को नहीं कहा घुमाने के लिए, मैंने क्या कहा है? हाथ को घुमाने के लिए कहा है। ये फिंगर्स गई ऐसे, ये आपने हाथ को घुमाया। हाथ को इस तरह घुमाना है कि थंब आए इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। थंब कहां आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज आएगा। देखो फिर देखो, ये स्क्रीन था ऐसे, यहां पे अगर मैं मार्कर से बना भी लूं, मैंने आपको जो यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया था, मैं आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके भी दिखा दूं ना, ताकि आइडिया हो जाए आपको क्या नजर आ रहा है। अगर कोई भाई साहब अभी लेट आए हैं तो उनको पता तो चल जाए थोड़ा सा क्या मार्केट में चल रहा है। ये देखो इधर, ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे का क्या मतलब है? इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ऐसे चीरती हुई जा रही है लाइंस यहाँ पे। आपने फिंगर्स को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रखा, और चार्ज आपका कहां से इंटर हो रहा था? देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ, यही ड्रॉ किया हुआ था। चार्ज आपका ऐसे इंटर हो रहा था, ऐसे ही था। चार्ज आपका यहां से ऐसे इंटर हो रहा था, ऐसे रखा, और ये अपने हाथ को आपने घुमा दिया। अब ये जो आपकी हथेली है, हथेली है, हथेली, पाम, पाम फेस, ये कहां ओपन हो रही है? पाम आपकी ओपन हो रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पाम कहां ओपन हो रही है? देखो अपवर्ड डायरेक्शन में। गोया जब ये चार्ज इसके अंदर दाखिल होगा, इस पे फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और से देख लो, चार्ज दाखिल होगा, फोर्स कहां लगेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। बोलो भाई, मुझे चैट में कंफर्म कर दो, क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? हाँ या ना? आसान था ना? मुश्किल तो नहीं था भाई? बोलो। सही है। अब देखो, अब जल्दी से ये जो आपके सामने रखा हुआ है ना, इसके ऊपर सेम चीज को इंप्लीमेंट करो। ठीक है, मैं यहां पे ना
आपके नोट्स को बेहतर करने के लिए इसकी डायग्राम एज इट इज नेट से भी ले आता हूं। इसको हम कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल की डायग्राम यहां से भी लगा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक स्निपिंग टूल, ये देखो। जितने लोगों को नहीं समझ में आया कोई मसला नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, आपने ये डायग्राम जहन में रखनी है। ये डायग्राम जो मैं भी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके जहन में होनी चाहिए डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम, ये बाकी लोग भी देख लो यार, अपने नोट्स में ड्रॉ कर लेना। आपकी डायग्राम यकीनन उससे बेहतर होगी, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब आपने जहन में क्या रखना है बच्चे, ये आपका ना राइट हैंड है। आपने करना क्या है, आपने आपका जो राइट हैंड है ना, उस राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को आपने रखना है, इन फिंगर्स को आपने रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप यहां पे जब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, तो आपका सीधा हाथ, जैसे सामने वाले से आप हाथ मिलाते हो ना, शेक हैंड करते हो, वैसे स्क्रीन के अंदर आपकी फिंगर्स जा रही होंगी। फिर आपने अपने हाथ को रिस्ट से घुमाना है, और इस तरह से घुमाना है कि थंब जो है ना वो कहां आ जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूवमेंट आ जाएगा। जब आ जाएगा तो आपका जो पाम फेस है वो ऊपर की तरफ, जैसे आप किसी से कुछ मांगते हो, मांगते वक्त अपना हाथ उसके सामने फैलाते हो, बिल्कुल उस अंदाज में आपका हाथ आ जाएगा। तो ये जो आपका पाम फेस है, ये कहां पे ओपन हो रहा होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप बोलोगे यार यहां पे जो चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, वो फोर्स कहां एक्ट कर रही है भाई मेरे, इन द अपवर्ड डायरेक्शन एक्ट कर रही है। और ये आपके पास कहला रहा होता है राइट हैंड पाम रूल। क्या कहलाता है ये, राइट हैंड पाम रूल। अब एक चीज का आपने ख्याल करना है बहुत अच्छे से, और वो ख्याल आपने ये करना है मेरे भाई, क्या, कि राइट हैंड पाम रूल का काम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताना। राइट हैंड ग्रिप रूल का काम क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। तो देयर इज अ डिफरेंस, सही है। ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है, क्यू वी बी साइन थीटा का डायरेक्शन बताता है। और वो ग्रिप रूल क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा था। मैंने इसलिए वहां पे भी उसको हाईलाइट किया था, यहां पे भी हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो जाओ या आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सही है भाई, ये बात आपने जहन में रखनी ही नहीं है। अच्छा, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो मैं एक काम करता हूं, एक आपके लिए और सवाल लेकर आता हूं। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाने के बाद मुझे बताओ कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। एग्जामिनर अक्सर पूछता है ये वाले सवाल, बहुत पूछेगा ये सवाल। कोशिश करो रट्टा नहीं मारो, जिस तरह मैं बता रहा हूं वैसे लेके चलो, स्टेप वाइज। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपका जो वो है ना अपना, जो सीधे हाथ की फिंगर्स है, इसको लेकर आओ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अबे तू तो सीधा हो जा भाई। ये ठीक है। अब देखो, ये आपके पास आ गई मेरे बच्चे, क्या, मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में। और इसमें आपका जो चार्ज है ना वो मान लो ऐसे आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब बोलो, आपको एक चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता हुआ नजर आ रहा है, बोलो भैया। मैग्नेटिक फील्ड में विद सम वेलोसिटी v आपको एक चार्ज मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब बताओ, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी। ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन है डाउनवर्ड, ऑप्शन है आउटवर्ड, ऑप्शन है इनवर्ड, ऑप्शन है अपवर्ड, आखिरी ऑप्शन है क्या ही कह सकते हैं। क्या ही कह सकते हैं, चलो बोलो भाई, जल्दी बोलो यार, कहाँ फोर्स लग रही है। वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर इनटू द पेज आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, एक्सेलेंट, बहुत जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त, क्या बात है। ये फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, फिल्मिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, ये राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो। मुझे सारे रूल से आता है। आप भी जिस रूल से चाहो निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कोई मसला नहीं है। चलो चलो, मैं ये वाला सवाल भी समझा देता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो, देखो अभी समझाए थे। हाँ भैया, फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आ जाएगा, फिल्मिंग राइट हैंड रूल से भी आएगा, सही है। लेकिन जरूरी नहीं है, बस आपको अगर आता है तो कर लो, वरना जो मैंने सिखा दिया वो काफी है। अब देखो भैया, आपके पास अभी क्या सूरत हाल थी ये समझो। ये समझ लो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, और ऐसे आपके पास चार्ज इंटर हो रहे हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था।
यहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज इंटर हो रहा है। ये उन लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूं जिसको अभी तक समझ नहीं आया, भाई समझ लो। देखो इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज ऐसे एंट्री मार रहा है, ये आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ की शक्ल यही रहेगी। अब ये आपने फिंगर्स को रखा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब खुद ब खुद आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अगर आप हाथ को ऐसे रखते, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको अपने हाथ को घुमाना पड़ता। अच्छा, ये वाली बेवकूफी नहीं करना, फिंगर ऐसे रखा, अंगूठे को यूं कर लिया, ये हरकत नहीं करनी है। फिंगर्स, मतलब ये हाथ की जो ये शक्ल है ना, दिस विल नॉट चेंज। ऐसे रखने के बाद हाथ को ऐसे घुमाएंगे। ये जो अल्लाह ने यहाँ जॉइंट में मूवमेंट की सलाहियत रखी है, ये बायो वाले नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ये राइट हैंड पाम रूल सीखने सिखाने के लिए ही रखी है, और कोई वजह नहीं है इसकी। ठीक है, जहन में रख लेना इस बात को। ये आपने ऐसे रखा, अबे सही बता रहा हूँ भाई, सही है। ये आपने यहाँ रखा, और अल्टीमेटली ये हाथ को यहाँ घुमाया, तो ये ऐसे आ गया। अब देखो इधर, ये इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूवमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पाम फेस कहां ओपन हो रही है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ से क्या समझ में आ गया? इनवर्ट। यानी कि आप बोलोगे, क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है? इनवर्ड लग रही है। यानी कि इसका सही आंसर होना है इनवर्ड, इनवर्ड। सही है? बोलो भैया, समझ में आया हाँ या ना? अब इससे ज्यादा आसान करके तो बहुत मुश्किल है समझाना। सबको समझ में आ गया? सही है। कुमार मेरा बेटा, कोई मसला नहीं है। आप अब एक काम करो, गूगल पे जाके एक टैब लिखो, सास्कार रिक्शा स्कीम .com, ठीक है? उसमें फिजिक्स का मंजन प्रोमो कोड डाल देना, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस कोई आसानी हो जाए ना। अब मैंने आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन भी दे दिए, ठीक है। चलो, स्टूडेंट सेंट्रिक बैच है, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लास है, अब तुम्हारा करियर भी मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक कर दिया। और बोलो। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो आगे। अब अगर यहां तक समझ में आ गया, एक सवाल मैं और दे रहा हूं जल्दी से, अब वो एक सवाल भी कर लो। चलो, अब जल्दी से करके बताओ मुझे एक सवाल और। सबने करना है सवाल, चाहे आपको आ गया या नहीं आया, सवाल सबने करना है, ठीक है? मुझे कोई एक भी ऐसा ना दिखे जिसने सवाल नहीं किया। चलो, ये मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई हुई है, और ये मान लो इसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है। क्रॉस का मतलब क्या है? चार्ज कहां जा रहा है? चार्ज जा रहा है इनटू द प्लेन। चार्ज कहां जा रहा है? इनटू द प्लेन जा रहा है। बोलो भाई, फोर्स का डायरेक्शन बोलो, जल्दी बोलो, फोर्स का डायरेक्शन बोलो, शाबाश। वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने लोगों का आंसर डाउनवर्ड आ रहा है, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। जितने लोगों का आंसर डाउनवर्ड नहीं आ रहा, देखो भैया मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, चलो कोई मसला नहीं है। अभी हम साजगार रिक्शा पे नहीं जाते, हम फिर एक बार सीख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, चलो देखो जरा। देखो भैया, अभी क्या सूरत हाल है? अभी देखो मैं इससे बना के दिखा रहा हूँ सूरत हाल। ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, चार्ज ऐसे जा रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है ना, इनटू द स्क्रीन जाता नजर आ रहा है, ऐसे ऐसे, सही। ये रखा आपने अपना सीधा हाथ, हाथ को ऐसे घुमाया। किस तरह घुमाना है? कि थंब आ जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, तो देखो आ गई ये चीज। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज आ गई, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये हथेली कहाँ ओपन हो रही है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ओपन हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मेरे भाई, जो फोर्स लग रही है, ये कहां पे लग रही है? डाउनवर्ड लग रही है। भाई अब तो सबको समझ में आ गया ना? पक्का पक्का? बस सेट है, चले आगे। ठीक है जी मेरा बेटा, पाम फेस देखना है, ठीक है? चलो चलो चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है भैया? अब जो हमारे काम की आती है, अब जो है ना इसके अंदर, अब देखो, अब इसके अंदर, अब एक सवाल और आपको दे देते हैं, आखिरी सवाल, फिर इसके बाद जो है ना वो हम
फाइनली आगे मूव कर जाएंगे। लेकिन ये सवाल भी सबने अटेम्प्ट करना है, और फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा आपको दोबारा से। चलो, अब वो खास करके बच्चे जिनको अब तक समझ में नहीं आया था ना, खास तौर पे वो बच्चे इसको अटेम्प्ट करो, और मेरा बेटा मुझे सही सही आंसर दो। मतलब जिनको आ गया था वो भी अटेम्प्ट कर लो, अच्छी बात है। चलो बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, हमें नजर आ रही है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास चार्ज है, और चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही है। ये चार्ज की वेलोसिटी है। बोलो भैया, फोर्स का डायरेक्शन बोलो जल्दी से, कहाँ है? बोलो भाई। अपवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड, या क्या ही कह सकते हैं। यार। वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, दिल जीत लिया। जितने लोगों का आंसर आ रहा है जीरो फोर्स या फोर्स इज जीरो न्यूटन, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। जितने लोगों का आंसर अपवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, वो खुदा का खौफ करे। सही है। अबे खुदा का खौफ करो। देखो भाई, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। इसके दो आंसर है समझने के लिए। आंसर नंबर एक, आप गौर से देखो, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या आपको वो आपस में पैरेलल नजर आ रही है? मुझे तो अच्छी तरह नजर आ रही है पैरेलल। अगर पैरेलल है तो उसका मतलब थीटा कितना है? 0 डिग्री है। जब थीटा 0 डिग्री है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह जीरो आएगा, तो अल्टीमेटली साइन 0 डिग्री जीरो होता है। तो क्यू कुछ भी होता रहे, वी कुछ भी होता रहे, जब साइन जीरो ही 0 डिग्री हो गया तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। गोया कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ना इनवर्ड, ना डाउनवर्ड, ना अपवर्ड, ना बैकवर्ड, ना आगे, ना पीछे, ना दाएं, ना बाएं, कोई फोर्स नहीं होगी। सही है। अब किसी का ये सवाल आता है कि सर, ये मुझे बता दें कि इसके अंदर जो है वो डायग्राम से साबित कर दें कि इसमें फोर जीरो है। डायग्राम से साबित कर देता हूँ आपको। देखो भैया, डायग्राम से देखो, फिजिक्स की खास बात क्या है, फिजिक्स की खूबसूरती क्या है, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स है ना वो कभी चेंज नहीं होते हैं। सही है, किसी भी किताब में देखोगे प्रिंसिपल्स एक ही रहते हैं उसके। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज जा रहा है इसी डायरेक्शन में, ऐसे ही है ना भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाए थे, मैंने अभी चेंज तो नहीं कर दिया था। ये आपने रखा, आप मैंने क्या सिखाया है, ये आपने हाथ को कैसे रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने हाथ को रख दिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आप हाथ को जैसे मर्जी घुमाते रहो, हाथ को कुछ भी करके घुमाते रहो, आपका जो अंगूठा है, थंब है, ये कभी भी चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन में आएगा ही नहीं। आप पता है कैसे आएगा? इसको आप आगे कर दो ऐसे करके तो आएगा। ये देखो, ये था, इसको ऐसे कर दो आप आगे। या अगर एंटी पैरेलल का केस होता है ना, तो उसको ऐसे पीछे की तरफ कर दो आप, अंगूठा टूट जाएगा लेकिन वो फोर्स का डायरेक्शन नहीं बन रहा होगा उसी सिम्ट के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रख लेना। मैंने क्या कहा था? आपने अंगूठे को नहीं घुमाना, आपने अपने हाथ को घुमाना है। सही है। बोलो भैया, सबको समझ में आ गई ना ये सारी बातें? आपका एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा, ठीक है? सही है। चलो, गुड हो गया, आगे चलते हैं हम। बेटे, हर दिन का लेक्चर जो है ना वो आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाता है। हो सकता है अभी तक आप गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं हुए हो, तो कोई मसला नहीं है, वो आज रात तक का टाइम है, वो आप सब ऐड हो जाओगे। बाकी अभी मैं क्लास के बाद आपको दिखा भी दूंगा कि मैंने रिकॉर्डिंग कल की अपलोड कर दी थी। जो बैच 1 2 वाले निकम्मे बैठे हुए, जरा हाथ लोड करो, हाथ ऊपर करो। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी मैंने या नहीं की थी? हो सकता है मैं ही गलत बोल रहा हूँ यार। कर दी थी ना? बस सही है। ऐसा भी हो सकता है मैं बोंगी मार रहा हूँ। ठीक है। लेकिन वैसे मैंने अपलोड कर दी थी, मुझे याद तो है। अभी बुढ़ापा इतना नहीं हुआ कि मैं भूल जाऊं। चलो, मैं भी दिखा देता हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो यार, अभी तो पहला दिन है, चिल करो, ठीक है। खैर, ये चीज समझ में आ गई ना? अब चलते हैं आगे। अब ये हमारा ना मेन कॉन्सेप्ट था जो हमने समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं। देखो भैया, हमें समझ में आ गया कि हमारे पास फोर्स जब एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो उसको डेविएट कराती है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कराती है, अपने रास्ते से हटाती है। कैसे हटाती है? फोर्स जिस सिम्प में लगेगी उस सिम्प में उसे ले जाने की कोशिश करेगी। हमने समझ लिया, पढ़ लिया अच्छे से, हमें इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो, हम देख रहे थे कि हमारे पास जब कभी भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि जब कभी भी हमारे पास चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा या एंटी पैरेलल टू द फील्ड आएगा, तो इस केस में फोर्स एक्ट नहीं करेगी। और जब फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने एक और बात ये पढ़ी कि जब थीटा 90 डिग्री होगा तो इस केस में फोर्स कैसी हो जाएगी भाई? मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात भी हमें समझ में आ गई। और ये जो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, ये क्या करती
है ये चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करती है। कैसे घुमाती है भाई? सर्कुलर पाथ में घुमाती है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं। अब ये सब आपने पढ़ लिया है, जहन में रख लेना, ठीक है, जो मैं अब यहाँ पे करने लगा हूँ। ये चार्ज को सर्कुलर पाथ में घुमाती है। सर आपको कैसे पता चला सर्कुलर पाथ में घुमाती है? वो भी आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। बस अब आपने जितनी बात पढ़ी हुई है ना उसको जहन में रखते हुए चलना, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। ये मान लो मेरा बेटा मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड बना ली। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये इनटू द प्लेन है। ये कहाँ जा रही है? इनटू द प्लेन जा रही है, यानी कि प्लेन के अंदर जा रही है, स्क्रीन के अंदर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है कि, ठीक है भैया। ये मैंने सर्कल बनाया। सर्कल क्यों बनाया? इसको फिलहाल आप भाड़ में जाने दो। यहाँ देखो, अब आप ये सोचो कि यहाँ पे मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ना मेरे बच्चे, ये चार्ज पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपको सर्कल वर्कल का नहीं पता, आपको बस ये पता है ये चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल जो है ना ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब आपको जो मैंने राइट हैंड पाम रूल सिखाया ना, आप उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगने वाली फोर्स का तायुन करो, फोर्स कैलकुलेट करो। देखो फोर्स का डायरेक्शन देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड है। आप अपने सीधे हाथ को लाओ उसी शक्ल में जो मैंने सिखाई है, फिंगर्स को स्क्रीन के अंदर ले जाने की कोशिश करो, क्योंकि इनटू द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड है। फिर अपने हाथ को घुमाओ, थंब जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज मूवमेंट। आप देखोगे आपकी जो हथेली ओपन हो रही है, आपकी हथेली या पाम फेस ओपन हो रही है, वो कहाँ हो रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। गोया यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये कहाँ एक्ट कर रही है भाई? ऐसे एक्ट कर रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स का डायरेक्शन निकाला है। कौन सी फोर्स का? जो चार्ज पे लग रही है। अब आप देखो, अब आप समझो जो मैं बता रहा हूं। चार्ज जाना चाहता था इस डायरेक्शन में, फोर्स लगी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तो चार्ज ऐसे ऐसे चलता हुआ यहां कहीं पे आ गया। सही है? फिर समझो, चार्ज ऐसे जाना चाहता था, फोर्स लगी ऐसे अपवर्ड, तो चार्ज दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हुए यहां कहीं पे आ गया। अच्छा भाई, अब चार्ज आ गया यहां पे। जब चार्ज यहां पे आ गया, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वेलोसिटी कहां होगी चार्ज की, तो चार्ज की वेलोसिटी ये होगी। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये चार्ज की वेलोसिटी होगी? मैं बोलूंगा यार मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है, और सर्कुलर मोशन में ये बात पढ़ाई जाती है कि जो भी बॉडी दायरे में घूम रही होती है उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, टेंजेंट होती है। समझ में आती है? ये चार्ज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे दोबारा से मालूम करना है यार इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है, तो बोलो भाई कोई मसला ही नहीं है, दोबारा से राइट हैंड पाम रूल पे आ जाओ। इस पॉइंट पे देखो, फिर से देखो, राइट हैंड की फिंगर्स को कहां रखेंगे? इनटू द स्क्रीन, इनटू द स्क्रीन, सही है। इनटू द स्क्रीन क्यों? मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है ना अभी भी, और थंब कहां जाएगी? अपवर्ड जाएगी। अगर आपने सब चीज सही सही रखी है, जैसी शक्ल बताई थी सीधे हाथ की वैसी बना के रखी है, स्क्रीन इनवर्ड जा रही है, थंब आपकी अपवर्ड पॉइंट कर रही है, तो आपका जो पाम है वो उल्टे हाथ की तरफ ओपन होगा, पाम आपका उल्टे हाथ की तरफ ओपन होगा। और जब पाम आपका उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ ओपन होगा, तो आप बोलोगे यार जो फोर्स का डायरेक्शन है ना वो कुछ इस तरह से आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन आपके पास कुछ ऐसे आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है क्या? फोर्स का डायरेक्शन। अबे क्या हो गया तुम्हें? ये आ रहा है क्या? फोर्स का डायरेक्शन। अब आप देखो फिर से वही बात आ गई। क्या बात आ गई? चार्ज जाना चाहता था ऐसे, फोर्स ले जाना चाहती है ऐसे, ये दरमियान का रास्ता फॉलो करता हुआ यहाँ कहीं पे आ गया भाई। अब क्या करें भाई? फिर देख लो, यहाँ अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया भाई फिर देख लो, ये आ गया यहाँ पे। अब आपसे कोई पूछे यार चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो भाई चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये है। ये क्या है सर? अलोंग द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। सर टेंजेंट क्यों है? क्योंकि जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो उसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है भाई? अलोंग द टेंजेंट होता है। समझ में आने वाली बात है भाई, बेसिक बात है, बचपन में पढ़ के आए हैं सब बातें। फिर वही काम करेंगे। अब सीधे हाथ को रखो इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे भाई? इस पॉइंट पे। फिंगर्स कहां जाएंगे? इनटू द स्क्रीन। हाथ को घुमाया इस तरह से कि थंब आ गई वेलोसिटी के डायरेक्शन में। आपका जो पाम है वो कहां ओपन हो रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। पाम कहां ओपन हो रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। गोया कि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड। सही है, ये फोर्स एक्ट कर रही है आपके पास भैया, ये फोर्स एक्ट कर रही है अब इस केस के अंदर यहाँ पे आपके पास। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि यहां तक कि ये सबको फोर्स समझ में आ गई। चार्ज ऐसे जाना चाहता था, फोर्स यहां लग रही है, ये यहां से मूव करता करता यहां कहीं पे आ जाएगा।
अब यहाँ पे आ जाएगा जब आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा? वही कहानी होगी, आपसे पूछा जाएगा यार इसकी वेलोसिटी कहाँ है, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी, अलोंग द टेंजेंट, इस तरह से आ जाएगी अलोंग द टेंजेंट। फिर आप वही काम करोगे, इसके ऊपर राइट हैंड पाम रूल लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, अल्टीमेटली जो फोर्स है वो इस तरह से आ रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती हुई। बोलो भैया, यहां तक क्या सबको सब चीज समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, राइट हैंड पाम रूल को 4 दफा लगा के दिखाया है। बोलो। सही है, अमन है, अमन है, अमन है, अमन है, बेहतरीन है। चलो, गुड है। अब देखो, तो ये जो है ना, अक्सर और बेशतर बच्चे जो हमारे पास बोर्ड लेवल से उठकर आते हैं, या उठकर मतलब आ रहे होते हैं, उनको ये तो पता होता है कि यार थीटा 90 डिग्री के केस के अंदर ये जो फोर्स है ना मैक्सिमम होती है। ये भी पता होता है कि ये जो मैक्सिमम फोर्स होती है ये सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन रीजन नहीं पता होती है। और आपकी जितनी भी किताबें हैं, जो भी बोर्ड की किताबें हैं, उन सब में ये डायग्राम बनी हुई है। तो अब मुझे उम्मीद है जब मैंने इस डायग्राम को डिकोड कर दिया है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्यों सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है और ये क्या कहानी चल रही है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप नोट करो, तो मैं इस डायग्राम को देखते हुए ना कुछ चीजें लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? मैं ये लिख सकता हूं कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट। चेक करो गौर से, आपको ये बात सर्कुलर मोशन में भी बताई जाती है। क्यों? देखो, जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो उसको दायरे में घुमाने वाली जो फोर्स जिम्मेदार होती है, दायरे में घुमाने वाली जो फोर्स जिम्मेदार होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं आपसे पूछूं यार सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन बताओ, तो आप बोलोगे फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कल। तो गोया इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो अब हमने अभी पढ़ा, आपको नजर आ रहा है चार्ज के ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बेसिकली बिहेव कर रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कहाँ करती है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर। नजर आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। यही मैग्नेटिक फोर्स है यहाँ पे। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स हर सिस्टम में अलग अलग होती है। जिस सिस्टम में जो ताकत बॉडी को दायरे में घुमाएगी, उस सिस्टम में वो ताकत क्या होती है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। जिस सिस्टम में जो ताकत बॉडी को दायरे में घुमाएगी, जैसे चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स उसे दायरे में घुमा रही है। सर आप थीटा 90 वाला केस ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपके कोर्स में यही चलेगा, 99% यही चलेगा, इसलिए इसको ज्यादा डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो मैग्नेटिक फोर्स विल बिहेव लाइक क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करती है? हमेशा टुवर्ड द सेंटर एक्ट करती है। सर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कैसे है? देख लेना भैया, ये देखो, ये आपके पास फोर्स है, ये वी है। यहां पे होता, ये फोर्स होती, ये वी होता। यहां पे आता, ये वी है, ये फोर्स है। मतलब हर पॉइंट पे फोर्स और वेलोसिटी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब यहां से आपके पास आता है एक और काम की चीज। जहन में रखना, जब कोई बॉडी दायरे में घूमती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पैरेलल टू वेलोसिटी होती है। क्या मतलब सर, नहीं समझ में आया? अगर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट का भी यही डायरेक्शन। वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी ये है, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में, देखो ना, भाई एक बंदा है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसी डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? कवर होती जा रही होगी। सही है? तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? पैरेलल। किसके अंदर? सर्कुलर मोशन में। सर क्या हमेशा ऐसा नहीं होता कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पैरेलल होती है? हमेशा ऐसा नहीं होता। सही है? अब कब ऐसा नहीं होता, ये मैं पढ़ा दूंगा आपको जब मैं आपको क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट में। अभी फिलहाल क्या है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आपस में क्या नजर आ रही है भाई? पैरेलल नजर आ रही है। अच्छा, अब यहां से देखो एक कॉन्सेप्ट और आ गया। क्या कॉन्सेप्ट आ गया एक और? देखो, हमने क्या बात तय कर ली? हमने ये बात तय कर ली कि फोर्स वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आपस में पैरेलल है। तो गोया मैं ये कह सकता हूं फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगी एट एवरी पॉइंट। सर ये क्या बोला आपने? ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको समझाता हूं, समझो। मैथ्स के अंदर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्या? मैं कहता हूं एक्स वाई से बड़ा है। भाई उससे राब्ता कर ले यार।
हेडफोन उस दराज में रखा होगा। मैं कहता हूं यार एक्स वाई से बड़ा है, और मैं कहता हूं वाई जेड से बड़ा है। ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि ऑटोमेटिकली एक्स जेड से बड़ा है। ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी, एक्स वाई से बड़ा है, फिर मैंने एक स्टेटमेंट दी वाई जेड से बड़ा है। तो ऑटोमेटिक मेरे पास क्या इंप्लीकेशन आ गई कि एक्स जेड से लाजमी क्या होगा भाई, बड़ा होगा। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे कहा कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर पैरेलल टू ईच अदर इन सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट। सही है, ये बात मैंने आपको कह दी। फिर मैंने आपको ये कहा, फिर मैंने आपको एक दूसरी बात ये कह दी, दूसरी बात मैंने आपको ये कह दी कि मेरे पास, फिर मैंने आपको ये कहा कि फोर्स जो है ना ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के एट एवरी पॉइंट। अब अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो आपको क्या समझ में आ जाएगा? आपको ये समझ में आ जाएगा कि फोर्स इज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है भाई? फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यही बात मैंने यहां लिख दी। अब देखो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट नजर आता है वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस, या आप कहोगे एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क डन का फॉर्मूला आपने बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब जब एफ और एस आपस में परपेंडिकुलर है तो यहां पे दरमियान का एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है भाई? जीरो होता है। तो ये वाला फैक्टर आपके पास क्या हो गया? जीरो हो गया। सर इससे क्या आपने अखज किया? ये सारे मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूं जो आपको एग्जामिनर पूछेगा। क्या आपने अखज किया? आपने अखज ये किया कि वर्क डन ऑन द चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज, चार्ज के ऊपर जो वर्क डन हो रहा है, बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज जीरो। चार्ज के ऊपर वर्क डन जीरो हो रहा है। अब कोई आपसे इसका रीजन पूछे कि भाई ये वर्क डन जीरो क्यों हो रहा है, वैसे तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जहन में रखना हमेशा ही जीरो होता है। उसकी रीजन भी यही होती है, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा जी, अब जब वर्क डन जीरो हो गया, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है वो कहता है वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जब वर्क डन जीरो हो गया, इसका मतलब आप ये कह रहे हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल को आप दूसरी तरफ ले आओ तो क्या बनेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर आ रही है किसके? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। गोया कि आप ये भी कहोगे कि जब आपके पास चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, उस पर फोर्स लगती है, वो दायरे में घूमता है, तो मेरे भाई जहन में रखिएगा इस बात को कि उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। या आप ये कह सकते हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दैट डू नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी डू नॉट चेंज। अच्छा सर, और क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला खोलोगे, क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एफ का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैंने हाफ एम से हाफ एम को कैंसिल कर दिया, और ये बन जाएगा वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो ये बन जाएगा वी आई विल बी इक्वल टू वी एफ, विच मीन्स ये क्या बनेगा? इनिशियल स्पीड विल बी इक्वल टू फाइनल स्पीड। क्या बनेगा? इनिशियल स्पीड विल बी इक्वल टू फाइनल स्पीड। अब यहां पे जब आप इसके नोट्स बनाओगे, गौर से सुन लेना, जो बता रहा हूं वो लाजमी नोट में नोट डाउन करना। इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू फाइनल स्पीड, जब आप इसको नोट में लिखोगे तो वहां पे आप ये बात लिखोगे कि सर ने ये नहीं बोला कि चार्ज की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर है। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। मैंने क्या लिखा है? स्पीड ऑफ द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। यहां से जो मैंने चीज इंप्लाई करी है वो क्या है? स्पीड ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट। यानी कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा, इस पे फोर्स लगेगी, वो गोल 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 दायरे में घूमेगा, तो होगा क्या कि जनाब इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। बच्चे को यहां से देख के लगता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। वजह ये हमने काइनेटिक एनर्जी से निकाला है। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आता, स्पीड आता है। हाफ एम वी स्क्वायर में जो वी लिखा होता है वो स्पीड होता है, वेलोसिटी नहीं होता।
सर ये समझाइए वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है, तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर अलोंग विद द मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। भाई वेक्टर के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, कौन कौन से? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। समझ में आने वाली बात है भाई, सही है। अच्छा अब देखो, अगर दोनों में से एक भी एट्रीब्यूट वेक्टर का चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे वेक्टर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ये थी, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी, यहाँ वेलोसिटी ये रही, यहाँ वेलोसिटी ये रही, यहाँ ये रही, यहाँ ये रही, यहाँ ये रही, यहाँ ये रही। यानी कि जब चार्ज दायरे में घूम रहा है, जब चार्ज दायरे में घूम रहा है, तो आप यहाँ पे यही चीज लिखोगे, जब चार्ज दायरे में घूम रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द चार्ज वेलोसिटी इज मुसलसल चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। जब इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसका मतलब आप ये कह ही नहीं सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप बोलोगे वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो वेलोसिटी का वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो आपका एग्जामिनर अक्सर यहां से चीजें पूछता है, क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज वेरिएबल है। तो मैं यहाँ लिस्ट बनवा रहा हूं। देखो कांस्टेंट में क्या आएगा भाई, देखो आपके पास क्या क्या चीज कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, सही है। सिमिलरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो होता है। सिमिलरली वर्क डन जीरो होता है। क्या चीज वेरिएबल है ये भी समझ लेना भाई। अब जरा एग्जामिनर पूछेगा ये सब आपसे, क्या चीज वेरिएबल है यहाँ पे। जो चीज वेरिएबल है वो आपके पास वेलोसिटी है, वो आपके पास मोमेंटम है। मोमेंटम ऑफ द चार्ज भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम प्रोडक्ट होता है किसका? मास और वेलोसिटी का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी आपके पास क्या होता है भाई? वेरिएबल होता है। यहां तक मुझे बता दो बच्चे, ये सारी कहानी सबको समझ में आई है? हाँ यार। एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो बॉडी के पास यानी कि चार्ज के पास यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी लाजमी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होगी? क्योंकि जब बॉडी दायरे में घूम रही होती है और उसके पास जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो जहन में रखिएगा उसके पास एक्सेलरेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि एक्सेलरेशन नहीं होगी। एक्सेलरेशन शो ही इस बात को करती है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, तो जहन में रख लेंगे। ये सारा का सारा होता है। अब मजीद इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मेरा बेटा हमारे पास इसके अंदर एक तीसरा और आखिरी केस है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम दो केसेस पढ़ चुके हैं। कौन कौन से केसेस हमने पढ़ लिए हैं, और फिर इसके बाद हम सवालों पे चलते हैं इसके। पहला केस जो हमने जहन में रखना है, हमने पढ़ लिया है कि अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो फोर्स होती है ये जीरो होती है, और जो चार्ज होता है इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये पहला केस था। दूसरा केस आपने पढ़ लिया कि यार अगर थीटा जो है ना वो 90 डिग्री है, तो चार्ज जो है ना उसके ऊपर जो फोर्स लगती है जनाब वो मैक्सिमम होती है। और जो चार्ज है वो कैसे घूमता है? सर्कुलर पाथ में घूमता है। वो सर्कल में कैसे बनता है वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दी कहानी। अब तीसरा और आखिरी केस जो हमारे पास है, इसका बिल्कुल जर्नल केस है। वो ये है कि जनाब अगर थीटा आपके पास ग्रेटर देन 0 डिग्री हो जाए और लेस देन 90 डिग्री हो जाए, इस केस में आपके पास क्या सूरत हाल होती है? अब जरा समझिएगा यहाँ पे बात को अच्छे से। ठीक है, ये ये मिसाल के तौर पे हमने यहाँ डिजाइन की हुई है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी इसके जो है ना वो फिर मैं आपको 3 4 5 पेपर के क्वेश्चन भी दूंगा। अच्छा, 5 पेपर के क्वेश्चन से एक चीज और मुझे जहन में आ गई, वो पहले बता दूं। अभी जो मेरा बेटा हमने थोड़ी देर पहले अपना राइट हैंड पाम रूल पढ़ा था ना। अच्छा, जितने लोगों ने राइट हैंड पाम रूल से किया वो भी, और जितने लोगों ने किसी और रूल से किया, राइट हैंड स्क्रू रूल से किया, राइट हैंड फिल्मिंग रूल से किया, या लेफ्ट हैंड फिल्मिंग रूल से किया, कोई भी रूल आपने जिससे किया हो, सब रूल्स के लिए ये बात बता रहा हूँ। मैंने चूंकि राइट हैंड पाम रूल से सिखाया था तो मैं उसी का यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन बता सब रूल्स के लिए रहा हूँ। जितने भी ये रूल्स डिजाइन हुए हुए हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस के लिए डिजाइन हुए हुए हैं, जहन में रखना। सर क्या मतलब? अगर नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी? लगेगी, लगेगी। सुन तो जो पहले सुनो, आहिस्ता आहिस्ता बात देखो, मिसाल से समझाता हूँ, समझो बात को। मान लो ये मेरे पास एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, समझना बात को गौर से। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस पाम रूल तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। देखो इसके अंदर ये एक चार्ज पार्टिकल जो है ना वो मस्त एंट्री मार रहा है, सही है। अब देखो कितना सिंपल है ना, हमने बात पढ़ी। आपने सीधे हाथ की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा, फिर हाथ को घुमाया इस तरह से कि थंब आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज।
आपकी हथेली कहाँ खुल रही है? ऊपर की तरफ खुल रही है। हथेली ऊपर की तरफ खुलने का मतलब क्या है? कि ये जब दाखिल होगा इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। ये ऐसे डेविएट करता हुआ जाएगा, यानी कि ये इसका डेविएशन के बाद जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। सही, ये ऐसे जाएगा। सही है भैया? ये क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये कहाँ लग रही है भाई? अपवर्ड लग रही है, राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग। अब देखो, अगर इसमें व्हाट इफ अगर इसमें एक नेगेटिव चार्ज दाखिल होता भाई, फिर क्या होता? फिर कुछ नहीं होता। आप जिस तरह राइट हैंड पाम रूल की मदद से फोर्स निकालते हो, आप फिर से वैसे ही फोर्स निकालते, बस आखिर में उसे उल्टा करते थे। क्या मतलब सर? अरे भैया, मतलब सिर्फ ये है, जब ये नेगेटिव चार्ज दाखिल होगा इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। सही है? आपने काम वही करना है जो पहले आपने पाम रूल से किया था। आखिर में फोर्स को मेरे भाई उल्टा कर देना, बस ये चीज ध्यान में रख लेना कि नेगेटिव चार्ज के लिए जो फोर्स होगी वो पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले में उलट हो जाएगी। अगर पॉजिटिव चार्ज के केस में पाम रूल का आंसर अपवर्ड आ रहा है, नेगेटिव चार्ज में डाउन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में इनवर्ड आ रहा है, नेगेटिव चार्ज में आउटवर्ड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज में लेफ्ट आ रहा है, नेगेटिव चार्ज में राइट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रख लेना। और ये बात मैंने आपके सारे रूल्स के लिए बताई है। यानी अगर कोई लेफ्ट हैंड फिलमिंग रूल से पॉजिटिव चार्ज का आंसर अप निकाल रहा है तो उसका आंसर डाउन आएगा। ठीक है, ध्यान में रख लेना। अच्छा, अब देखो भैया, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे दाखिल हो रहा है। अब जब आप इसको नोट करोगे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप इसको देखोगे तो ये एक कुछ थीटा बनाता हुआ आपके पास यहाँ पे एंट्री मार रहा है। चेक करो, ये कुछ थीटा बनाता हुआ यहाँ पे एंट्री मार रहा है। ठीक है? अब ये थीटा आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि दिस थीटा इज नाइदर 0 डिग्री नॉर दिस थीटा इज 90 डिग्री। ये इन दोनों के दरमियान में कहीं कोई कुछ कहानी बनती हुई नजर आ रही है हमें। अब क्या करें? अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे इसके वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे। कि किसके वेक्टर को सर? मेरे बच्चे वेलोसिटी के वेक्टर को रिजॉल्व कर लेंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर। देखो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट यहां बनेगा, यानी कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, या एक्स कंपोनेंट जिसको आप कहोगे। एक कंपोनेंट यहां बनेगा, ये कहलाएगा मेरा बेटा वी का एक्स कंपोनेंट। वैसे इसको एक्स कंपोनेंट कहना गलत है, लेकिन आसानी के लिए कह दिया, इसको आप कहो वी का पैरेलल कंपोनेंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये बनेगा आपका वी कॉस थीटा। एक बनेगा आपके पास वी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जिसको आप कह दो ये क्या है? वी साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए। सही है? अब आपको ये बात पता है और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ऐसा वेलोसिटी का कंपोनेंट जो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये चार्ज को मूव कराता है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। ऐसा वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये चार्ज को मूव कराता है किसमें? सर्कल में मूव कराता है। अब जब आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स इसके ऊपर आ गए, अब देखो, पीछे आप जो पढ़ के आए थे केस नंबर आपका ये वाला जो था, इस केस में क्या खास बात थी? इस केस में खास बात ये थी कि आपके पास सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट था, तो चार्ज कैसे मूव कर रहा था? स्ट्रेट लाइन में। इसमें खास बात क्या थी? कि सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, तो चार्ज कैसे मूव कर रहा था? सर्कल में। अभी क्या है? अभी आपके पास दोनों कंपोनेंट है, तो चार्ज क्या करेगा? चार्ज एक लीनियरली मूविंग सर्कल बनाएगा। चार्ज क्या करेगा? चार्ज एक लीनियरली मूविंग सर्कल बनाएगा। सर, ये लीनियरली मूविंग सर्कल क्या होता है? यानी कि चार्ज आगे भी चलेगा और दायरे में भी घूमेगा। चार्ज आगे भी चलेगा और दायरे में भी घूमेगा। सर बना के दिखाएं, चलो बना के देखते हैं। चार्ज ऐसे कुछ मूव करेगा, देखो ऐसे। ये चार्ज सर्कल में भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। चार्ज सर्कल में भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। चार्ज सर्कल में भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है। इसको हम कहते हैं हेलिक्स ज्योमेट्री। क्या नाम देते हैं? हेलिक्स ज्योमेट्री। चार्ज ऐसे एक हेलिकल स्प्रिंग लाइक ज्योमेट्री में मूव करेगा। ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी थीटा अदर देन 0, 180 या 90 डिग्री होगा तो चार्ज हमेशा एक लीनियरली मूविंग सर्कल बनाएगा। लीनियरली मूविंग सर्कल का मतलब यह है कि चार्ज आगे भी जाएगा और चार्ज सर्कल में भी मूव करेगा। ठीक है? तो लीनियरली मूविंग सर्कल बनाएगा आपका चार्ज। ठीक है? लीनियरली मूविंग सर्कल बनाएगा आपका चार्ज। सही हो गया? अब यहां पे हम इसके फॉर्मूले की तरफ आते हैं। ठीक है? अब देखो, जो इसके फॉर्मूले हमारे पास बनते चलते हैं। देखो, आपको ये बात पता है कि चार्ज चूंकि सर्कल में घूम रहा है और किसी भी बॉडी को दायरे में घुमाने वाली जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ऐसा ही है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स है। क्यों सर? अरे भैया, जो चार्ज यहाँ पे दायरे में घूम रहा है,
इसको दायरे में घुमाने की जिम्मेदार फोर्स कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स ही यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स है। तो सेंटीमीटर फोर्स का मैं फॉर्मूला लिखूंगा एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और इसका फॉर्मूला लिखूंगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब अक्सर बच्चों का यहाँ पे एतराज होता है या सवाल होता है, सवाल ये होता है कि सर यहाँ आपने वी परपेंडिकुलर क्यों लिखा, आपने यहाँ पे वी क्यों नहीं लिखा? सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूले में तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, आपने वी परपेंडिकुलर क्यों लिख दिया? भाई वो इसलिए ऐसा किया, वजह वजह ये है क्योंकि ये जो दायरे में घुमाने वाली फोर्स है वो वी परपेंडिकुलर की वजह से आ रही है कि वी पैरेलल की वजह से? दायरे में किसकी वजह से घूम रहा है, वी पैरेलल की वजह से या वी परपेंडिकुलर की वजह से? देखो यहाँ पे दायरे में किसकी वजह से घूम रहा है, वी पैरेलल की वजह से या वी परपेंडिकुलर की वजह से? तो वी परपेंडिकुलर की वजह से घूम रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा। अब क्या करेंगे, एम वी साइन थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा आर, यहां क्या बन जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। सही है। अब क्या करेंगे, देखो v साइन थीटा से एक v साइन थीटा मर गया, अब मुझे r का वैल्यू चाहिए, यहां पे r का वैल्यू चाहिए। r का वैल्यू क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। जहन में रखना यहां पे m से क्या मुराद है, मास, v से क्या मुराद है, स्पीड, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्या है, चार्ज, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या, रेडियस, रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करने का दिस इज द फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो हमने ड्राइव कर लिया या जो हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब इसके अंदर ना मजीद भी आपसे चीजें पूछता है एग्जामिनर। मजीद क्या चीज पूछता है, कभी कभार, कभी कभार आपसे मजीद पूछता है कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है सर्कल में, इसकी वेलोसिटी क्या है? तो भाई इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से आ जाएगी। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब देखो r की जगह पे r का फॉर्मूला जो भी आपने निकाला है वो पुट कर दो, r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, यहां से आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो यहाँ पे, सही हो गया। अच्छा, मजीद इसके अंदर अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है तो टी को आपने अकेला करना है। यहां देखो ये वी से वी मर गया, इस टी को आप ऊपर ले जाओ तो यही फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा टी विल बी इक्वल टू 2 पाई एम साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। ठीक है, 2 पाई एम साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। सिमिलरली, अच्छा ये टी से क्या मुराद है, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल, चार्ज को एक दायरा मुकम्मल करने में जो टाइम लगेगा। अभी इन सब के हम सवाल देखेंगे थोड़ी देर में। फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो एफ इज इक्वल टू 1/t बन जाएगी वो चीज उठ के। ठीक है, तो ये आपके पास सारे के सारे ना छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो कभी कभार आपका एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता हैगा। अच्छा, अब इसमें पहला सवाल की तरफ चलते हैं। अब उस पहले सवाल से पहले एक चीज समझ लो जरा, देखो ये चीज क्या है, ये चीज यहां देखो। ये मिसाल के तौर पे मेरा बेटा हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, फिर उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा एक सवाल करने का। देखो ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा बात को। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, सही। अब यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, सही है। अब मुझे इस चार्ज पार्टिकल को इसके अंदर प्रोजेक्ट करना है। तो देखो इसको मैं प्रोजेक्ट कैसे करूंगा, इस बात को समझो। ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है, मुझे इसको प्रोजेक्ट करना है किसके अंदर, इस फील्ड में प्रोजेक्ट करना है, ऐसे ही है। अब सवाल पैदा होता है कि मैं इसे प्रोजेक्ट कैसे करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता मैं इसे कहूंगा हिश हिश आगे चले जाओ, या इसे धक्का मारूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा। सर वो कैसे करेंगे आप पोटेंशियल, अभी आपको समझाता हूं, देखो समझो। मैं यहां पे एक प्लेट लगाऊंगा, और से देखना बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये। देखो मैं यहां पे ना क्या करूंगा, मैं यहां पे दो प्लेटें लगा दूंगा, सही है। इन दो प्लेटों को लगाने से क्या होगा भाई, समझना यहां पे। इस साइड को मैं कर दूंगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस साइड को मैं कर दूंगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। यानी कि मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट इसे धक्का मारेगी, नेगेटिव प्लेट इसे अपने पास बुलाएगी, और इसके नतीजे में मेरा चार्ज जो कि रेस्ट में था वो एक्सेलरेट होता हुआ इस फील्ड में प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी कि दिस इज द मेथड टू प्रोजेक्ट सम चार्ज विच इज इनिशियली एट रेस्ट इनटू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जहन में रख लेना इस बात को, ये तरीका है चार्ज की प्रोजेक्शन का।
गोया मैंने यहां पे क्या किया समझो। मैंने यहां पे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया। क्या किया मैंने चार्ज पे, गौर से सुनना। मैंने चार्ज पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, और वो जो वर्क डन किया वो सबब बना इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने का। कैसे कह रहे हैं सर आप ये बात? अरे भैया देख, चार्ज मस्त अपनी जगह पे रुका हुआ था, अपनी जिंदगी जी रहा था। मैंने क्या किया, मैंने लाके दो प्लेटें लगा दी। उन दो प्लेटों से क्या हुआ भाई, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। एक प्लेट का चार्ज नेगेटिव रखा, एक प्लेट का चार्ज पॉजिटिव रखा। अब पॉजिटिव प्लेट इसे धक्का देगी, नेगेटिव प्लेट इसे अपने पास बुलाएगी। तो गोया मैंने इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, और इसके नतीजे में इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो से कुछ नॉन जीरो वैल्यू की तरफ चली गई। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। जितने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली है वहां पढ़ाई थी ये बात, जितने ने नहीं पढ़ा जहन में रख लो, मैं आगे चल के पढ़ा दूंगा। क्यू डेल्टा वी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पे आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्यों जीरो हो जाएगी? क्योंकि चार्ज वॉज एट रेस्ट इनिशियली। ऐसे ही था ना भाई मेरे, चार्ज वॉज एट रेस्ट इनिशियली। भाई इनिशियली क्या बोला था, चार्ज रुका हुआ था, अपनी जिंदगी जी रहा था। चार्ज वॉज एट रेस्ट इनिशियली, यही था। हो गई यहां पे। अब क्या करेंगे, तो Q डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां पे जरा समझना, ये वाला जो V है ना, ये वाला V, ये है पोटेंशियल डिफरेंस का। और ये वाला V क्या है, ये स्पीड है जो चार्ज ने एक्वायर करी है जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। सही है? यानी कि यहां से आप स्पीड निकालोगे, इसको इस फॉर्मूला में पुट करोगे, फिर आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी से क्या करोगे, आप रेडियस कैलकुलेट करोगे। सही है? यहां तक मुझे बता दो सब चीज समझ में आ गई? तो अब मैं आपको पहला सवाल देता हूं, बोलो भैया। सब क्लियर हो गया यहां तक? आसान आसान चीजें हैं, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। बेटा अभी कौन सी नमाज का वक्त हुआ है? कोई मसला नहीं है बेटा। अगर आपका किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, उसको 3 बार 4 बार 5 बार रिकॉर्डिंग को देखना, सब चीज क्लियर हो जाएगी। चलो अब सवाल दे दूं पहले मैं, फिर ब्रेक करते हैं। पहले मैं सवाल दूंगा, फिर हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और जो नए वाले हैं ना, वो भी इस 2 बार लाजमी देखो, क्योंकि आप लोगों के जो, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह सही होंगे। रिकॉर्डिंग को कम से कम 2 बार देखो, फिर नोट्स बनाया करो। और उसके बाद इस अपने बोर्ड की किताब से भी लाजमी पढ़ो चीज को। जो भी आपका बोर्ड है ना, उस बोर्ड की जो भी टेक्स्ट बुक है, उसमें ये सब बातें आपको लिखी मिलेंगी जो मैं बता रहा होता हूँ। उस बोर्ड की किताब से अपने टॉपिक को लाजमी पढ़ो, लाजमी पढ़ो। और जितना होमवर्क मिले, हर सवाल को 5 5 बार करो। ये जो सवाल दे रहा हूं, इस सवाल के लिए अभी आप फिलहाल कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जब अभी कराऊंगा तो मैं फिर कैलकुलेटर के बगैर करना सिखा दूंगा आपको यही सवाल। चलो देखो, पहले मैं सवाल समझा रहा हूं, सवाल को देखो, फिर सवाल को आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। सब चीज जो उसके लिए चाहिए वो हम पढ़ चुके हैं। क्या कहता है देखो सब। सवाल कहता है प्रोटॉन इज एक्सिलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 × 10⁵ ठीक है बेटे? बेसिक में 0102 जो है ना, अभी मैं क्लास के बाद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैं लिख लेता हूँ अपने पास। वो कोई परेशानी नहीं है इतनी बड़ी, अभी क्लास के बाद मिल जाएगी, ठीक है? चल सीन है। चलो आगे देखो। अब कहता क्या है, कहता ये है, बेटे स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी क्या? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? रजब मेरा बेटा, जो आपका मोबाइल है ना, उसको पानी में एक बार डाल के निकालो, देखो। जी जी बुशरा बेटे, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है? सबके मैसेजेस आ रहे होते हैं। चलो गुड है। देखो, प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 × 10⁵ अब देखो यहीं पे रुक जाओ जरा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इस जुमले का मतलब समझ में आ गया? ये जो मैंने अभी कहानी समझाई थी, इस जुमले का मतलब सबको समझ में आया है? ये क्या कह रहे हैं?
A proton is accelerated by a potential difference of 6 into 10 to the power 5 volts. यही बात बताई थी ना अभी, ठीक है। इट देन एंटर्स अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ? कैसे करेंगे भाई? देखो, सबसे पहले आप निकालोगे, आपको चाहिए तो रेडियस, लेकिन आपको पास स्पीड गिवन नहीं है। आप यहां पे जाओगे, क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। प्रोटॉन की बात कर रहा है, समझना गौर से। प्रोटॉन की बात कर रहा है। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पता होता है 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का जो मास है पता होता है 1.6 पावर माइनस 27 किलोग्राम। सही है। यहां पे क्यू, अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 6 into 10 power 5 वोल्ट्स। मास आपको मैंने बता दिया। यहां से आप सबसे पहले निकाल लोगे स्पीड ऑफ प्रोटॉन जब उसको आपने फील्ड में दाखिल किया। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप रेडियस का फॉर्मूला लगाओगे, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी। बी आपको गिवन है 0.3, मास पता है, वी आप ऊपर से निकाल चुके हो, क्यू आपको पता है 45 डिग्री आपको गिवन है। साइन 45 डिग्री जो होता है, ये आप 0.7 ले लेना। होता 0.707 है, लेकिन आप 0.7 लेके सॉल्व कर लेना। चलो, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, जल्दी से सवाल को अटेम्प्ट करो और सवाल को सॉल्व करके बताओ आंसर। देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। जितने लोगों का आंसर मैच कर जाए यार बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों का आंसर मैच नहीं कर रहा देख लो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसको हमने कैसे करना था, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम आपको प्रोटॉन वाला सवाल जो है ना वो मैं करा रहा हूं। क्या करना था जनाबे वाला आपने? प्रोटॉन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने बोला क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। अब आप आगे गए, आपने बोला वी स्क्वायर बराबर है 2 क्यू डेल्टा वी अपॉन एम के। सही है। अब आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। आ जाओ भैया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्यू की जगह पे आपने लिख दिया 1.6 into 10 power-19, डेल्टा वी की जगह आपने लिख दिया 6 into 10 to the power 5 वोल्ट्स। अपॉन में आपके पास आ गया यहाँ पे एम। एम की जगह पे क्या है भाई? मास ऑफ द प्रोटॉन विच इज 1.6 into 10 की पावर-27। सही यार, जो मर रहा है मार देंगे, 1.6 से 1.6 तो मर गया सीधा सीधा। अब क्या करेंगे भाई? 10 की पावर्स को एक तरफ कर लेंगे सॉल्व करने के लिए। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 into 6 विल बिकम क्या? 12। 10 power-19 + 5, 19 में से 5 निकाला तो 14 आ गया माइनस का, तो ये ऊपर चला गया, ये हो गया 10 की पावर प्लस का 27। मजीद सॉल्व कर ले भाई। वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये बनता है 12 मल्टीप्लाई बाय 27 में से जब मैं 14 को माइनस करता हूँ, भाई बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी। 27 - 14 ये हो जाएगा 10 की पावर 13। अब यहां पे v के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? अंडर रूट ले लूंगा। जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, यहां बचेगा v, यहां क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। अब मुझे ये बात पता है कि अंडर रूट के अंदर 10 की पावर ऑड में नहीं रखनी, मैंने 10 की पावर इवन में रखनी है, तो इसको मैं कर लूंगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, मतलब 10 की पावर 13 को मैंने तोड़ दिया। अब क्या करूंगा? ये 12 मेरा 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 की पावर 12 मेरा सीधा सीधा रूट से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। 10 की पावर को रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या होता है? जो आधी पावर होती है वो बाहर आ जाती है। अगर 10 पावर 12 है तो 10 पावर 6 बाहर आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के रूट के अंदर क्या बच गया? 120। अब 120 को आपने सिंप्लीफाई करना है। मुझे पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। गोया कि अगर मैं इसे वाइस वर्सा कर दूं, 121 का रूट मेरे पास क्या होगा? 11 होगा। तो 120 का रूट मेरे पास तकरीबन क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यानी कि आंसर आता है 11 × 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
सर ये सब चीजें हम कब करने के काबिल हो जाएंगे, जब आप बेसिक मैथ 01 02 देख लोगे। इसीलिए मैंने आपको अभी शुरू में कहा था कि आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वाला काम कर सकते हो, कोई मसला उसके अंदर नहीं है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप तसल्ली से कर सकते हो, ठीक है। आगे आंसर 11, ये भी आ गया। अब क्या करना है, अब रेडियस निकालना है। मैंने कहा था अभी आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके कर सकते हो, ठीक है। आ गया, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी, ये आ गया। मास कितना है हमारे पास, मास मेरे बच्चे हमारे पास गिवन था 1.6 पावर माइनस 27। वी कितना निकाला है, 11 × 10 पावर 6। साइन 45 डिग्री 0.707 होता है, अभी ऊपर हमने पढ़ा भी था, लिखा भी था। अपॉन में हमारे पास आ गया Q इंटू बी। अब Q कितना है, 1.6 पावर माइनस 19, और B कितना दिया हुआ था, 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो मर रहा है भाई फिर से मार दो, 1.6 से 1.6 आपके पास मर गया। अब क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10 पावर माइनस 27 और 10 पावर प्लस का 6, तो -27 + 6 क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा, सही। अपॉन में आ गया 10 पावर माइनस का 19, सही हो गया। मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 0.7/0.3। 0.7 को मैं लिख सकता हूँ 7/10, और 0.3 को मैं लिख सकता हूँ 3/10। ये हो गया। अब इसमें से देख लो भाई, ये 10 से 10 मेरे पास कैंसिल हो गया, और 10 पावर माइनस 19 नीचे से क्या होगा मेरे पास, ऊपर चला जाएगा। क्या बनेगा ये चीज उठ के, ये बनेगा 10 पावर माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर प्लस का 19। साथ में 11 7 सा हो गया 77, अपॉन में क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई कर लो, पावर -27 और पावर+19, ये बनता है मेरे पास पावर -2। 77/3 सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे उठा के, 3 2 होता है मेरे पास 6, 1 यहाँ चला गया, 7 में से 6 गया, एक इधर चला गया, 3 5 मेरे पास होता है 15, 17 में से 15 गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। डेसिमल लगाया है, एक जीरो लगा सकते हैं। 3 6 मेरे पास क्या होता है, 18 होता है। आंसर मेरे पास आता है 25.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर-2। चूंकि 10 पावर-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल 2 स्टेप पीछे आ जाएगा। जब 2 स्टेप पीछे आ जाएगा आंसर आएगा 0.256 मीटर। इसको आप चाहो तो राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 0.26 मीटर। आपने करना क्या है, ये जो सवाल मैंने कराया ना, इस सवाल को कम से कम 5 दफा आपने अटेम्प्ट करना है, कम से कम 5 दफा, इससे कम नहीं करना। और उसके बाद फिर आपने इलेक्ट्रॉन वाले सवाल की तरफ जाना है, ठीक है। हमजा नूर खान बेटा, जो बेसिक मैथ्स में स्क्वायर रूट लेते हुए तरीका बताया था उसमें मैंने आपको एक्स और वाई वाला तरीका बताया था। अगर आपने बेसिक मैथ्स पूरा गौर से देखा है तो उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि √9 3 होता है, √10 और √8 को भी हम 3 के आसपास राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। याद आ रही है, बेसिक मैथ्स 01 02 मैंने शूट की थी इसलिए मुझे याद है, ठीक है। नहीं बेटे, साइन 45 डिग्री 0.8 के इक्वल नहीं होता, आपको किस बेवकूफ आदमी ने कहा ये 0.8 के इक्वल होता है। साइन 45 डिग्री कैलकुलेटर में डालो, 0.707 होता है, विच मीन्स 0.71 बनेगा वो, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब अपना पहला होमवर्क नोट करो। आपका होमवर्क नंबर 1 क्या है, आपका होमवर्क नंबर 1 ये है, बेसिक मैथ 01 02 मुकम्मल करना है आपने अगली क्लास से पहले पहले, ठीक है। अभी हम आगे के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं लेकिन उससे पहले आपने बेसिक मैथ 01 02 मुकम्मल करना है। अब फिर आपका होमवर्क नंबर 2 क्या है, देखो। होमवर्क नंबर 2 ये है, जो आपका गिवन क्वेश्चन है, ये जो प्रोटॉन वाला आपका गिवन क्वेश्चन है ना, अब गौर से सुनते चलना। जो आपका ये प्रोटॉन वाला गिवन क्वेश्चन है, इस प्रोटॉन वाले गिवन क्वेश्चन को एक तो जो प्रोटॉन के साथ गिवन है आपने एज इट इज करना है। फिर आपने इसी सवाल को इलेक्ट्रॉन्स के साथ करना है, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज मैंने ऊपर लिखवा दिया है। फिर आपने इसी सवाल को अल्फा पार्टिकल के साथ करना है, अल्फा पार्टिकल का मास और चार्ज मैं भी लिखवा रहा हूं आपको। फिर आपने इसी सवाल को ड्यूटिरॉन के साथ करना है। ड्यूटिरॉन क्या होता है, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब देखो, आपको अल्फा पार्टिकल का मैं चार्ज और मास लिखवा रहा हूं। अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस से इसको रिजेम्बलेंस देते हैं, सही है। तो जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि ऐसे लिखते हैं ऐसे,
4 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। भाई 1.6 पावर माइनस 27 किसका था? प्रोटॉन का था। ठीक है। बेसिक मैथ्स के लेक्चर आपके ग्रुप में भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बेसिक मैथ्स के 2 लेक्चर हैं, 3 3 घंटे के, 01 02, वो आपके ग्रुप में आ जाएंगे, वो आप तसल्ली से मुकम्मल करते रहना। ठीक है। जी जी, दोनों का बता रहा हूँ, अल्फा का भी बता रहा हूँ, ड्यूटिरॉन का भी बता रहा हूँ। जो आपका अल्फा का चार्ज होता है वो बेसिकली ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी कि इसको आप ऐसे लिखते हो 2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मेरे बच्चे आपके पास गौर से सुन लेना, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल का मास है और ये आपके पास अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। अगर किसी ने जहन में बिठाना है कि ये हमने कैसे निकाला है, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तरीका ये, इसको हम रिजेम्बलेंस देते हैं हीलियम के न्यूक्लियस से। ये जो हीलियम होता है ना, इसके ये वाले आइसोटोप का जो न्यूक्लियस होता है, इससे रिजेम्बलेंस देते हैं। सही। न्यूक्लियस में आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस हीलियम के न्यूक्लियस में आपको इसका स्ट्रक्चर देख के नजर आ रहा है, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मिला लेंगे तो 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट इसका मास होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एक जितना होता है तकरीबन। और जो इसका चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो कैसे आता है? 2 प्रोटॉन के चार्ज की वजह से आता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो 2 प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही बेसिकली अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है। अगर आपको ये कहानी समझ में नहीं आ रही तो भी टेंशन नहीं है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास जो मैंने आपको दिया है वो आपने एज इट इज करना है। ठीक है। सर ये वैल्यूज पुट करते वक्त याद करनी है? बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी आपको। ये जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो खुद ही याद हो भी जाएंगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी ये है कि ये क्या बता रहे थे ऊपर, क्या था भाई ये? मल्टीप्लाई करके पुट करना है यार, मल्टीप्लाई करे बगैर पुट कर दो तो बेहतर है, कैंसिलेशन आसान रहेगी। 4 × 1.6 की हालत में पुट करोगे तो जिंदगी आसान रहेगी, वरना आप 4 × 1.6 को 6.4 × 10⁻⁻27 और नीचे 3.2 ⁻⁻19 कूलम भी मैं लिखवा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया वो। ठीक है। ठीक है चलो। अब देखो आगे, अल्फा पार्टिकल बता दिया। अब आते हैं ड्यूटिरॉन की तरफ। अब किसकी तरफ आते हैं? ड्यूटिरॉन की तरफ आते हैं। अब आते हैं ड्यूटिरॉन की तरफ। देखो ड्यूटिरॉन क्या है भाई? ड्यूटिरॉन क्या है? ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस। ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस। अब जरा समझो ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस क्या भला है भाई? जो हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है ना, ये वाला होता है बेसिकली आपके पास ड्यूटिरॉन। इसे कहते हैं क्या? ड्यूटिरॉन। अगर इसके मास की बात करें, मास ऑफ ड्यूटिरॉन की बात करें, तो भाई एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, गोया कि दो 2 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तकरीबन एक बराबर होता है, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻1.6 किलोग्राम। सही। इसी तरीके से जो ड्यूटिरॉन का चार्ज होता है वो चूंकि, अच्छा इसमें अल्फा पार्टिकल में क्या था, यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन लिखवा दिया था ना मैंने। यहाँ पे क्या होता है? आपके पास एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर। सही है। तो इसका जो चार्ज होता है वो बेसिकली आपके पास प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी कि ये बन जाएगा 1.6 ⁻⁻19 कूलम। आपको ये वाली बात ध्यान में होनी चाहिए। ये चाहो तो डायरेक्ट याद रख लो 3.2 ⁻⁻27, लेकिन वो आपको कैंसिलेशन में हेल्प नहीं करेगा इतनी। और इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 ⁻⁻19 कूलम। तो मैंने आपको चार्ज भी बता दिया, मैंने आपको मास भी बता दिया। सवाल आपके सामने गिवन है, आपने इसी सवाल के ऊपर ये कहानी को इंप्लीमेंट करना है और कम से कम 3 से 4 दफा आपने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपका मीन वाली ये जो डाउट ग्रुप होगा, इस डाउट ग्रुप में आपने ये भेज के अपने आंसर्स को वेरीफाई करा लेना है। ठीक हो गया? क्लियर है? मैं कुछ और क्वेश्चंस भी ले आता हूं आपके लिए ताकि वो भी आइडिया हो जाए। यहां तक मुझे बता भी दो सब चीज सबको समझ में आ गई है, कोई मसला तो नहीं है? बेटे ये आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। आपको मैं पूरा पीडीएफ दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आपको पूरा पीडीएफ दूंगा यार, चिल सीन है बिल्कुल। मैं और क्वेश्चन ले आऊंगा यार, 2 मिनट। इसके अंदर हमने कहाँ रखा हुआ है ये?
अच्छा, ये जो सवाल दे रहा हूँ ना, इस सवालों के अंदर आपने अपना दिमाग लगाना है अच्छे तरीके से, और फिर आपने इसका कुछ आंसर निकालना है कि यार ये क्या आंसर आया है। हम्म। ये आ गए 3 सवाल। ये मैं अभी सारे सवालों का आपको ना थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दूंगा, परेशान नहीं हो। ऐसे आके फाड़ फाड़ के नहीं देखो, कोई मसला नहीं होगा। चल सीन है। यहाँ लगे ना ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं तो मुझे बता देना। अगर क्वेश्चन तुम्हें लग रहा हो कहीं के थोड़े ज़्यादा मैंने कर दिए हैं, तो बता देना मुझे। अभी हो सकता है इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन उड़ा भी दूँ, ठीक है। देखो, देखो भैया, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं थोड़े से जो आपने करने हैं। जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उसी के तहत क्वेश्चंस हैं। देखो भाई, एक चीज जहन में रखना और उससे परेशान नहीं होना। जो कॉन्सेप्ट का बनना है ना, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है। जाहिर है, जब आपने इब्तदा में नर्सरी क्लास में कलर करना सीखा होगा तो आप में से कोई भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं होगा, ठीक है। वक्त गुजरने के साथ साथ यकीनन आपकी कुछ ड्राइंग में बेहतरी आई होगी, आपकी कलरिंग बेहतर हुई होगी, आपकी मैथ्स बेहतर हुई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आप फिजिक्स को समझो। अभी तक आप जो फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे, हो या थे, जहन में रख लेना उस बात को, वो आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ते, आप बस चीज़ों के रट्टे मार रहे होते हो। हमारा काम यहाँ होता ही कॉन्सेप्ट से। तो अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उससे डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, चलते रहो चलते रहो, आहिस्ता 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 चीज़ें आपकी होती रहेंगी सुथरी। पहला सवाल देखो। पहला सवाल, ये आपने पूरा डायग्राम बनाना है और बना के देखना है राइट हैंड पाम रूल के तहत कि क्या हो रहा है। दूसरा सवाल और पहला सवाल बिल्कुल एक बराबर है। तीसरा सवाल, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12,000 वोल्ट, ठीक है। फिर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। सेम परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 है, रेडियस आपसे पूछ रहा है। इसी टाइप का सवाल हमने अभी किया हुआ भी है, ठीक है। ये आपको यहाँ दे भी दिया, सही है। करोगे आप ये सारा कुछ। ये बेसिक में 01 02 देखने के बाद क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएंगे। तीसरा सवाल, अच्छा ये सवाल थोड़ा सा एक अच्छा है। ये आपको स्पीड दे दी यहाँ पे, और आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह दी है, वेक्टर की फॉर्म में दी है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना। ये जो वेक्टर की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, आपने जब R = mv sin θ/qb में पुट करना है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, बी का मैग्नीट्यूड पुट करना है। हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √x² + y² + z² से। आई के पीछे जो कुछ लिखा है वो x है, वाई के पीछे जो, जे के पीछे जो लिखा है वो y है, और के पीछे जो लिखा है वो z है। आई के पीछे लिखा हुआ है यहाँ 1, जे के पीछे यहाँ लिखा हुआ है 4, और के पीछे यहाँ लिखा हुआ है -3। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, √1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, बी का वैल्यू मिल रहा है। सर यहाँ पे बी का वैल्यू डायरेक्टली क्यों नहीं दिया हुआ, ताकि मैं आपको एक और वैरायटी दिखा सकूं कि यार आपका एग्जामिनर इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दे दे तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन कर दोगे। I कैप + 4 J कैप - 3 K कैप। भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी ना, तो उसने उसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दे दिया। अब मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, √x² + y² + z²। एक्स क्या है जो आई के पीछे है, वाई क्या है जो जे के पीछे है, और के क्या है जो जेड के पीछे, ठीक है भैया। आगे देख लो अब जल्दी से। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपने निकालना है, तो F = QVB sin θ पुट करोगे।
क्वेश्चन नंबर 2 आगे कहता है प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि आपको बी का वैल्यू दे दिया, स्पीड दे दी, एंगल दे दिया, फोर्स निकालना है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, प्रोटॉन में देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो मैंने आपको पढ़ा ही ना हो। प्रोटॉन दिया हुआ एक्सेलरेटेड, ये तो हमने क्लास का क्वेश्चन है अभी किया था, 0.26 मीटर, सही है। और इस सवाल को तो मैंने आपको ड्यूटेरॉन और अल्फा पार्टिकल से करने के लिए भी दिया हुआ है। प्रोटॉन एक्सेलरेट हुआ हुआ है 8 × 10⁴ वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। ये वैल्यू होती है भाई साइन 45 डिग्री की, जो बीच में मुझे कह रहा था 0.8 होती है, ये वैल्यू होती है। इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेम क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन इंटर हो रहा है, आपको दिया हुआ है, सब चीज दी हुई है, फोर्स आपसे पूछी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, हमने पढ़ा हुआ है सब ये। चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड डम 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 डम, क्या कांस्टेंट रहता है, पढ़ा चुका। रेडियस पढ़ा चुका। टाइम रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका। इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब हाफ अ रेवोल्यूशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आई। एनर्जी एक्वायर्ड, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका कि चेंज जीरो होता है। प्रोटॉन मेकिंग एन एंगल दिस डायरेक्शन, दिस द फोर्स एक्टिंग ऑन द, यहाँ ये भी पढ़ा चुका। ये आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये भी पढ़ा दिया है। ये आखिरी दो सवाल भी पढ़ा दिए। इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट, इंटर द रीजन, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दे दी। डिटरमाइन द रेडियस, रेडियस आपने निकालना है। अच्छा यहां देखो, इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यहां क्या कह रहा है, ये जो फील्ड है ये वेलोसिटी के साथ कैसी है, ट्रांसवर्स है। इसका मतलब जहन में रखना, ये एंगल 90 डिग्री कोई कह रहा है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा ना, उसके लिए अलग अलग टर्म एग्जामिनर यूज कर सकता है। वो हो सकता है कभी आपको कहे कि परपेंडिकुलर है, कभी कहे नॉर्मल है, कभी कहे ऑर्थोगोनल है, कभी कहे ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो मतलब वही हो जाता है उसका। नीचे वाला सवाल भी वही है। तो ये 15 के करीब सवाल है मेरा बेटा, जो आपने अगली 15 और 13 और 3 16 के करीब सवाल है, जो आपने अगली क्लास से पहले करके रखने हैं। बोलो भैया हो जाएंगे, कोई मसला तो नहीं होगा?